तो फिर घर वालों ने मुझे जेबीटी में प्रवेश दिला दिया धर्मशाला में, और वहाँ से मैंने 2 साल जेबीटी की और उसके बाद जॉब में आ गया। परिवार के जो संस्कार हैं उनमें यही बताया गया है कि आगे ही बढ़ना है, और शाम को जब बच्चे भी हो गए थे शादी के बाद, तो जब बच्चे सो जाते थे तो 10 बजे के बाद मेरी पढ़ाई शुरू होती। ट्रेन शेल्टर में एक पागल रहता था, तो उसको मैं रोज़ आकर वॉच करता था कि ये करता क्या है, एक्टिविटीज़ क्या करता है। तो ज़िंदगी कुछ खाली-खाली लग रही है, मैं सिर्फ जॉब ही कर रहा हूँ। रेडियो में अनाउंसमेंट सुनी थी मैंने कि वहाँ कैज़ुअल अनाउंसर्स चाहिए। उन्होंने मेरे बारे में पूछा कि यार ये जो कैरेक्टर है, क्या ये सीरियल में काम करता है? तो उन्होंने बोला नो सर, ही इज़ एक्चुअली अ टीचर इन हिमाचल प्रदेश। तो यार इस बंदे को लाओ मुंबई में, ये तो हमारे काम का आदमी है। स्वागत है आपका अनंत ज्ञान में। मैं रीत वशिष्ठ हाजिर हूँ आप सभी के बीच। तो आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जो ना केवल पढ़ाते हैं बल्कि लिखने का भी शौक रखते हैं और उनकी आवाज़ जो है वो कहीं गुना ज़्यादा मीठी भी है। अनाउंसर रह चुके हैं रेडियो स्टेशन में। तो फिलहाल ज़्यादा ना बात करते हुए आपको उनसे मिलाते हैं। हमारे साथ राजीव शर्मा जी इस वक्त मौजूद हैं, तो बहुत सारी बातें उनके साथ करेंगे उनके जीवन को लेकर। तो आइए सबसे पहले उनसे आपको रूबरू करवाते हैं। सर बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपका। धन्यवाद रितु जी। सबसे पहले मैं अनंत ज्ञान के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार, और आपका धन्यवाद करता हूँ कि आज आपने कीमती समय दिया और मुझे यहाँ आने का मौका मिला। जी। सर कीमती समय तो हमने आपसे माँगा है आपका, क्योंकि आप व्यस्त थे तो आपने उसमें से हमें थोड़ा-सा वक़्त दिया है। जी। तो सर सबसे पहले ये जानना चाहूँगी कि आप एक अध्यापक हैं, एमए के लेक्चरर हैं आप जी। यहीं पर ही। तो सर किस तरह से शुरुआत हुई है, कहाँ से आते हैं और किस तरह से आप इस फ़ील्ड में आए हैं? देखिए रितु जी, मैं नगरोटा बगवां का निवासी हूँ, हुँ। और मेरी शुरुआत जो है मतलब +2 करने के बाद पहले मैं इंजीनियरिंग डिप्लोमा करने गया जी। सुंदरनगर में। वहाँ से मैंने सिविल इंजीनियरिंग करी, और उसके बाद एएमआई सेक्शन ए क्लियर करने के बाद सेक्शन बी कर रहा था मैं। हुँ। लेकिन घर की परिस्थितियाँ कुछ ऐसी रहीं, थोड़े पिताजी का एक एक्सीडेंट हो गया, तो उस समय बेरोज़गारी थी और थोड़ी टेंशन भी चल रही थी। हुँ। तो घर वालों ने मिल मिला के ये बोला कि बच्चा बेरोज़गार है, तो चलो कहीं न कहीं इसका नौकरी का बन जाए। हुँ। तो फिर घर वालों ने मुझे जेबीटी में प्रवेश दिला दिया धर्मशाला में, और वहाँ से मैंने 2 साल जेबीटी की जी। और उसके बाद जॉब में आ गया। तो सर मतलब शुरुआत से ही पढ़ने का शौक रखते थे सर, तो पढ़ाई जेबीटी उसके बाद ऐसा क्या रह गया कि आज भी आप वो चीज़ें पढ़ रहे हैं? क्योंकि आपसे मैं बात कर रही थी ऑफ कैमरा, तो आप कह रहे थे कि मैंने बहुत सारी डिग्रियाँ ली हुई हैं, आपकी शादी भी हो गई, आप तब भी पढ़ रहे हैं। तो सर ऐसी क्या जज़्बा रह गया आपका? देखिए रितु जी, ऐसा था कि मेरा जो शुरू से मानना है हुँ। और जो परिवार के जो संस्कार हैं, उनमें यही बताया गया है कि आगे ही बढ़ना है। ज़िंदगी में कभी पीछे नहीं रहना है और ना ही रुकना है, जी। क्योंकि ज़िंदगी चलने का नाम है। हुँ। तो जेबीटी करने के बाद मेरे पिताजी मुझे अक्सर बोला करते थे कि बेटा तू पढ़ने में अच्छा है हुँ। और एचएएस कर सकता है, तो ग्रेजुएशन करो साथ-साथ में, जी। नौकरी के साथ-साथ। तो मैंने ग्रेजुएशन शुरू कर दी, और ग्रेजुएशन करने के बाद फिर एचएएस के इंटरव्यूज़ में मैं अपीयर हुआ और सक्सेसफुल भी रहा, और कहीं न कहीं एक बार अंत में वो इंटरव्यू में 1-2 नंबर से रह गया, जी। तो थोड़ा-सा मन में बड़ी मायूसी भी हुई, और तब तक शादी भी हो चुकी थी, और 98 में ही मेरी जॉब लगी, जी। और कुछ महीने बाद शादी हो गई, क्योंकि शादी की उम्र हो गई थी। तो उसके बाद फिर ये जो पढ़ाई का सफ़र है, ये निरंतर चलता ही रहा। तो मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी अपना जॉब के साथ, हुँ। जो भी डिपार्टमेंटल परमिशंस थी वो लेते हुए, ताकि बच्चों की पढ़ाई पर इसका कोई भी असर ना पड़े। जी। पूरा दिन मैं बच्चों को बड़ी मेहनत और लगन से पढ़ाता था, और शाम को जब बच्चे भी हो गए थे शादी के बाद, तो जब बच्चे सो जाते थे हुँ। हुँ। तो 10 बजे के बाद मेरी पढ़ाई शुरू होती थी, ओके। और रात के 1 या डेढ़ बजे तक मैं रोज़ पढ़ा करता था, हुँ। हुँ। और उसके बाद फिर सुबह जाकर अपने बच्चों को अध्यापन का कार्य मैं करवाता था। जी। तो इस तरह से ग्रेजुएशन हो गई। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना मास्टर्स की जाए। हुँ। हुँ। तो मेरे जो दोस्त थे उन्होंने बोला कि कोई अच्छी सी एमए करते हैं, तो एमए इंग्लिश को मैंने चुना, क्योंकि शुरू से ही मेरा सब्जेक्ट वो अच्छा था। तो फिर एचपीयू से मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस में साथ-साथ में एमए भी किया, मास्टर्स इन इंग्लिश। हुँ। हुँ। तो उसके बाद फिर घर की परिस्थितियाँ, बच्चे बड़े हो गए थे, वो भी पढ़ रहे थे, मैं भी पढ़ रहा था, और सबसे बड़ी बात है कि मेरी पत्नी भी साथ-साथ में पढ़ रही थी। तो एक घर में माहौल था, एनवायरनमेंट था, बिकॉज़ आई बिलॉन्ग टू ए टीचर फैमिली। ओहो! मेरे मम्मी भी टीचर हैं, जी। वो सीएसटी रिटायर हुए हैं ओके। एजुकेशन विभाग से, और मेरे पिताजी भी वो एज़ ए हेडमास्टर रिटायर हुए हैं हुँ। हाई हुँ। स्कूल से। तो इस तरह से एक एनवायरनमेंट था, और घर में भी ये संस्कार मिलते थे कि आगे बढ़ना है, जी। कुछ ना कुछ नया करना है,
और साथ में मेरा पैशन था कि शुरू से ही स्कूल टाइम से ही मैं स्टेज में जाया करता था। डेक्लामेशन कॉन्टेस्ट से मैंने शुरू किया था। और कभी भी अगर कोई नाटक हुआ करता था स्कूल में तो उसमें मैं प्ले ज़रूर करता था। और धीरे धीरे ये चीज़ बढ़ती गई और जब कॉलेज लेवल में गया मैं तो वहाँ एक्टिंग भी की और एंकरिंग करना शुरू कर दिया मैंने। और एक बार तो पॉलिटेक्निक की मुझे याद है कि सुंदरनगर पॉलिटेक्निक में जब पढ़ता था मैं सेकेंड ईयर में, तो वहाँ नाटक के लिए एक पागल का रोल करना था। तो उसके लिए कोई तैयार ना हो, तो मेरे मन में वो थोड़ा था, तो मैंने उसके लिए हाँ कर दी। तो उसके लिए फिर मैंने एक, जहाँ मैं रहता था उसके नज़दीक एक रेन शेल्टर में एक पागल रहता था, तो उसको मैं रोज़ आकर वॉच करता था कि ये करता क्या है, एक्टिविटीज़ क्या करता है। तो इस तरह से उसको देख के मैंने फिर वो जो एक्ट किया और उसमें मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला। बाद में इंटर पॉलिटेक्निक भी मैं गया। तो इस तरह से ये चीज़ें चलती रहीं, साथ में गेम्स में भी, हर जगह। तो मास्टर्स करने के बाद फिर घर वालों ने बोला कि अब बस करो, बहुत है, अब नहीं पढ़ना है। मैंने बोला नहीं, अभी आगे और जाना है। तो उसके बाद फिर मैंने एमएड का एंट्रेंस भर दिया, वो भी क्लियर हो गया। 2 साल में मैंने एमएड भी कर ली। फिर उसके बाद सोचा कि नहीं, अभी और आगे जाना है। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना पीएचडी की जाए, क्योंकि पीएचडी के बाद एक थोड़ा सा आपका प्रोफाइल अच्छा हो जाता है, डॉक्टर लग जाता है नाम के साथ, और उसकी इच्छा रही और आज भी है। तो फिर मैंने पीएचडी के लिए प्रवेश दिया, उसका जो एग्ज़ाम होता है एंट्रेंस एग्ज़ाम, और वो मैंने क्लियर भी कर लिया। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि ये रेगुलर होगी, 5-6 साल लग जाते हैं, थीसिस वर्क, डेजर्टेशन होता है सारा उसमें। तो फिर वो अंततः मतलब नौकरी के चलते, क्योंकि उसमें कई बार विदाउट पे भी हो जाता आदमी, घर की परिस्थिति ऐसी थी, वो छोड़ना पड़ा। फिर मैंने सोचा कि अब कुछ दिन बिताने के बाद कि ज़िंदगी कुछ खाली खाली लग रही है, मैं सिर्फ जॉब ही कर रहा हूँ। क्योंकि जॉब तो सारे ही करते हैं, लेकिन उसके अलावा एक्स्ट्रा क्या किया जाए, वो कुछ मन में था कि कुछ ना कुछ अलग करना है। फिर मैं एक दिन धर्मशाला गया था और वहाँ मुझे पता चला, हाँ, रेडियो में अनाउंसमेंट सुनी थी मैंने कि वहाँ कैजुअल अनाउंसर्स चाहिए। तो मैं वहाँ गया, फॉर्म लिया और वो मैंने भर दिया। कहीं ना कहीं वो मेरा पैशन था ही, और उसमें मैं सिलेक्ट हो गया। और लगभग 125 लोग शुरू उस बैच में आए थे, और वो स्क्रीनिंग उनकी होती गई और लास्ट में हम 5 लोग रह गए। और 5 लोग जो रह गए, हमारा वो एक वाणी कोर्स होता है जिसमें दूरदर्शन और आकाशवाणी का इकट्ठा वो सर्टिफिकेट मिलता है 1 महीने का। तो वो छुट्टियों में मैंने वो किया। और उसके बाद जब हम आकाशवाणी के स्टूडियो के अंदर पहुँचे, तो वहाँ इतना बड़ा कंसोल देखकर जो लोग थे वो हैरान हो गए। मेरे पास एक प्लस पॉइंट ये था कि मैं टेक्निकली थोड़ा सा साउंड था, क्योंकि मैंने जे डिप्लोमा किया था। तो वो चीज़ें मुझे थोड़ा थोड़ा आइडिया था कि कहाँ वो मास्टर होता है, फेडर किसको बोलते हैं, और माइक से कैसे डील करना, वो पहले से मैं करता था। और आकाशवाणी के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो तो बड़े भारी सेंसिटिव होते हैं, तो कहाँ कैसे सांस लेनी है, कब सांस लेनी है, कब नहीं लेनी है, कैसे बोलना है, ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ सीखी थी कोर्स में। तो कुछ लोग जो थे वो कंसोल को डील नहीं कर पाए, वो भी वहाँ से छोड़ गए। अंततः हम 3 लोग रह गए जो फाइनली हम अनाउंसर्स हुए। और जॉब के साथ ये पूरी डिपार्टमेंटल परमिशंस लेकर मैंने ये काम किया। और मैं शाम की सभा लेता था, क्योंकि दिन को तो अध्यापन का कार्य होता था। तो शाम को मैं 6 बजे वहाँ बैठ जाता था, और रात के 11:10 तक वो पूरी शाम की सभा में करता था। और उसमें बीच में मैंने पहाड़ी लाइव जो गीतों का कार्यक्रम आता है, वो पहले अनाउंसर लोग हिंदी में किया करते थे। मैंने एक बार अपने जो हेड है उनको बोला कि सर, पहाड़ी का लाइव प्रोग्राम है, क्यों ना इसको अनाउंसर पहाड़ी में करे तो और ज़्यादा अच्छा होगा। तो उन्होंने बोला, देखिए कोई बात नहीं, आप करके देख लीजिए, एक्सपेरिमेंट होगा। तो मैंने बोला कि सर कोई बात नहीं, ज़िंदगी में चैलेंजेस आती हैं और आई एक्सेप्ट इट। तो वो मैंने पहाड़ी में शुरू किया, और वो बहुत पॉपुलर हुआ प्रोग्राम। और मेरी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ गई और डिमांड भी बढ़ी। और लोग जो थे वो जब लाइव में फ़ोन पे बात किया करते थे, तो कई बार वो अनाउंसर्स को बोल दिया करते थे कि आज राजीव जी नहीं आए हैं। उनसे बहुत मज़ा आता है बात करने में। तो कुछ ऐसा रहा, और फिर लगभग 4-5 साल मैंने ये जो रेडियो अनाउंसर का काम जो है वो किया। तो जब इस फील्ड में हम आ जाते हैं, तो नेचुरली आपके लिंक्स फिर और आगे बनते जाते हैं, क्योंकि आकाशवाणी में कभी गाने की रिकॉर्डिंग हो रही है, पहाड़ी गानों की रिकॉर्डिंग हो रही है, तो कभी वहाँ करनैल राणा जी आते थे, कभी वर्षा कटोच जी आती थी, सुधीर शर्मा जी बैजनाथ से वो आते थे। तो इन लोगों से थोड़े थोड़े लिंक्स हुए। और
फिर इन द मीन टाइम क्या हुआ कि मेरे एक मित्र हैं प्रिंसिपल, उनके बेटा जो है वो फ़िल्म इंडस्ट्री का कोई कोर्स कर रहा था दिल्ली में। तो उसने बोला कि मुझे एक असाइनमेंट मिली है और मैंने एक शॉर्ट मूवी बनानी है। तो वो मूवी की स्क्रिप्ट लिख के लाए थे और वो एक टीचर के जीवन पर ही थी और उन्हें लगा कि शायद मैं इसके लिए फ़िट होऊंगा। तो उसमें उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की और मैंने हामी भर दी कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने वो सारी स्क्रिप्ट भरी, उसकी पढ़ी और सारा देखा। और उसकी शूटिंग जो थी वो हम छुट्टी के बाद किया करते थे या संडेज़ को ऐसे। तो लगभग कोई 15 दिन हमें लगे शूटिंग के लिए। आसपास जो नगरोटा है और समलोटी है, पालमपुर है, धर्मशाला का नड्डी है, वहाँ हमने शूटिंग करी है। और उस फिल्म का नाम जो है वो यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी। मास्टर जी टाइटल है उसका। मास्टर जी शॉर्ट फिल्म यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हैं। लगभग 5-6 साल पहले की है ये, 6 years ago। तो वो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था इसमें, फिल्म इंडस्ट्री में या फिल्म लाइन में समझ लीजिए। तो जब वो लड़का उसको लेकर गया उस शॉर्ट मूवी को दिल्ली में अपने, क्योंकि उसने फिल्म इंडस्ट्री में डायरेक्टर का काम करना है, तो एज असिस्टेंट डायरेक्टर उसको जाना था मुंबई। तो वो अपना वर्क दिखाना पड़ता है कि सभी डायरेक्टर्स देखते हैं कि हाँ जी बताइए अपना काम आपने क्या क्या किया है। तो जब उसने वो मूवी दिखाई तो मुंबई वो गया, तो बड़े बड़े डायरेक्टर्स के पास गया, जॉब के लिए जाते हैं ये। कार्तिक बलोरिया उनका नाम है लड़के का। तो उन्होंने जब देखा तो उन्होंने मुझे बताया, कार्तिक ने मुझे बताया कि जो प्रकाश झा है, बड़े डायरेक्टर हैं, तो उन्होंने मेरे बारे में पूछा कि यार ये जो कैरेक्टर है क्या ये सीरियल में काम करता है? तो उन्होंने बोला नो सर, ही इज़ एक्चुअली ए टीचर इन हिमाचल प्रदेश। बोला यार इस बंदे को लाओ मुंबई में, ये तो हमारे काम का आदमी है, और इसको बोलो कि 5-6 महीने एक्टिंग की क्लासेस ले यहाँ और हम इसको फिल्मों में लेना चाहेंगे। तो जब उन्होंने मुझे बताया तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात थी और बहुत अच्छा लगा। लेकिन क्या था कि जॉब भी करनी थी और मैंने सोचा कि फ़िल्म इंडस्ट्री में थोड़ी-सी अनिश्चितता रहती है। काम कभी मिलता है, कभी नहीं भी मिलता है। तो फिर मैंने वहाँ जाना इतना मुनासिब नहीं समझा और मैंने ये सोचा कि यहाँ घर में आस-पास रहते हुए अगर जो भी कभी भी काम मिलेगा, तो वो करते रहेंगे। तो ये सारा हुआ और उसके बाद फिर मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने बोला कि मैंने एक पहाड़ी गाना शूट करना है, तो उसमें मुझे आप लीड रोल में चाहिए। और मैंने हामी भर दी। मैं कहा ठीक है, क्योंकि पैशन जब आदमी का होता है ना जी, तो उसके लिए कभी भी, जैसे आज मैं काफ़ी व्यस्त था, फिर आपने बोला तो मैंने समय निकाल लिया। तो ऐसे होता है कि आदमी अपने पैशन के पीछे जाता है। तो फिर पहाड़ी गाना जो था वो भी शूट किया, यूट्यूब पे वो मौजूद है। संदेश चौधरी चैनल का नाम है, जो मेरे मित्र हैं वो सिंगर हैं, उन्होंने गाया है, मैंने एक्ट किया है। उसका टाइटल है असाना ओना कुड़मा, वो आप देख सकते हैं। तो ये था फ़िल्म का। और इसके अलावा अ, हमारी मुंबई की जो बॉलीवुड का क्रू जो सारा, वो एक मूवी शूट करने आया था, बॉलीवुड वेब सीरीज़। तो उनको यहाँ कुछ लोकल कलाकार चाहिए होते हैं, को एक्टर्स। तो उन्होंने भी मुझे कॉल किया, तो मैं वहाँ गया, मैंने ऑडिशन दिया एंड आई वाज सिलेक्टेड। और फिर उस बॉलीवुड वेब सीरीज़ में भी मैंने काम किया है और उसका नाम है बॉलीवुड वेब सीरीज़ स्पाइक, जो अभी प्रोडक्शन में है। उसकी एडिटिंग वगैरह भी चल रही है और कल को वो किसी प्लेटफॉर्म पे आ ही जाएगी, तो आप देख सकते हैं। तो बड़ा अच्छा लगा। और वहाँ बड़े बड़े कैमरे, लगभग 100 आदमी तो क्रू में ही था, बड़ी बड़ी लाइट्स, कैमरास, वो मैंने फ़र्स्ट टाइम देखी है। और उसमें जो हीरोइन थी, वो जो मिर्ज़ापुर की हीरोइन है रसिका दुग्गल, वो आई थी वहाँ, और उनके साथ मेरे सीन्स हैं, कुछ कुछ डायलॉग्स हैं। और साथ में उज्ज्वल चोपड़ा हैं, जिन्होंने बहुत सी पद्मावत जैसी फिल्मों में काम किया है, उनके साथ भी मेरे सीन्स हैं कुछ। तो बड़ा अच्छा लगा और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा था वहाँ। तो इस तरह से जीवन का ये सारा जो संघर्ष है और ये आगे से आगे चलता रहा। और क्योंकि ये मेरा पैशन था, तो मुझे जब भी इसके लिए कहीं से कॉल आती है तो मैं समय निकाल लेता हूँ और चला जाता हूँ। तो आकाशवाणी का अनाउंसर रहना, यूट्यूब में एक्टिंग करना और साथ में एंकरिंग, एंकरिंग में मैं मतलब वहाँ भी अच्छा लगता है मुझे। और कई बार मैं खुद समय निकालता हूँ और उस काम को बखूबी निभाने की कोशिश करता हूँ। तो ये सारा जो जीवन था, मतलब लगभग इसमें मैंने यही सोचा कि ठीक है, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा जो है वो लाइफ में करते रहना है। तो इस तरह से सारा जो जीवन चलता रहा। तो अभी क्या है कि मैंने थोड़ा लिखने का भी शौक़ पाला है। तो कभी कभार मैं छोटा मोटा कोई जैसे आर्टिकल होता है वो लिख लेता हूँ।
या कविताएं लिखने की मैं अभी प्रयास कर रहा हूँ। तो आगे आने वाले समय में जैसे ही मुझे समय मिलेगा तो मैं ज़रूर उसके लिए प्रयास करूँगा। तो मैं काफ़ी देर से सुन रही हूँ और सर ने अपना पूरा जीवन जो है वो बहुत ही बखूबी तरीके से हमारे सामने हमारे दर्शकों के लिए रख दिया है। तो जिस तरह से सर कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि एक अध्यापक है वो सिर्फ अध्यापन ही कर सकता है, उसके भी अपने सपने हैं। जिस तरह से ये कह रहे हैं कि एक मूवी इन्होंने शूट की है, लिखने का शौक़ रखते हैं, एक अनाउंसर है, एंकर हैं। तो सर बहुत सारी चीज़ें हैं जिस तरह से आपने अभिनय किया है। आपने कहा कि आपने शॉर्ट मूवीज़ भी करी हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। आपके घर पे भी कोई ऐसा था जो इस तरह से शौक़ रखता था, आपके पिता हो या माँ हो या कोई भी घर में ऐसा? देखिए बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पिताजी जो हैं, वो भी एज़ ए हेडमास्टर रिटायर हुए हैं, हुँ। तो वो भी एंकरिंग और अभिनय में शौक़ रखते थे। क्योंकि कुछ गुण आ जाते हैं हाँ ना। जी, हाँ जी। जी। तो उन्होंने भी जैसे मुझे याद है कि बचपन में जब मैं स्कूल में था, तो कुछ कविताएँ मुझे लिख कर दी थी, हुँ, हुँ। ताकि मैं स्टेज पे पढ़ पाऊँ। हुँ। तो उसमें मुझे याद है कि उन्होंने एक बार पहाड़ी कविता मुझे लिख के दी थी, जो मैंने पढ़ी थी शायद मैं 7वीं 8वीं में था। याद होगी आपको हाँ, वो कविता थोड़ी-सी भी? याद है लाइन्स की। उसमें ऐसा था कि छोटा जिहा मुन्नू मैं, गल बड्डी दसदा, हुँ। गल सही दसदा भाईओ जेह्ड़ी बापू गांधी दसदा। हुँ, हुँ। तो इस तरह से कुछ पंक्तियाँ थीं वो जो देशभक्ति से ओके। ओत-प्रोत थी। हाँ, हाँ। तो उसमें मैसेज था एक कम्युनिटी के लिए हुँ। कि आपने करना क्या है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें वो चलती रहीं। क्योंकि सर देखिए बीइंग अ टीचर हो चाहे बीइंग अ कोई भी आप जॉब में हैं तो उसके कुछ अपने सपने रहते हैं तो वो अपने सपने पूरे करता है तो आप अपने सपने जो हैं वो थोड़े थोड़े करके पूरे कर रहे हैं और वो हो भी रहे हैं आपके पूरे। तो इससे हटकर आप अगर कुछ और करना चाहें अपने स्टूडेंट्स के लिए अपने स्कूल में तो किस तरह से आप बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि आप कल को अगर टीचर बनते हैं तो आपके सपने हैं तो उन्हें मारना नहीं चाहिए? बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए अध्यापन में मेरा ऐसा रहता है कि बच्चों को मैं बखूबी पढ़ाता हूँ, हुँ, पूरी मेहनत करता हूँ और एक सैटिस्फैक्शन रहती है। अगर आप अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, तो आपको एक जो है सैटिस्फैक्शन रहती है कि मैंने आज अपना काम बखूबी किया है। हुँ, और बहुत से बच्चे जहाँ वो बड़े अच्छे-अच्छे लेवल्स पर पहुँचे भी हैं। और साथ में जब स्कूल में मैं रहता हूँ, तो जितनी भी को-करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, हाँ, हाँ, वो मैं देखता हूँ। जी, उनको मैंने स्किट तैयार करवाए हैं। हुँ, गाने के लिए मैं उनको गाइडलाइंस देता हूँ। कभी भी स्टेज पर कोई परफॉर्मेंस होती है, वहाँ मैं बच्चों में खुद ही इन्वॉल्व हो जाता हूँ। जी, और अगर मुझे लगे कि जैसे कहीं स्किट हो रहा है, तो मैं खुद ही वहाँ चला जाता हूँ हुँ, हुँ, और बच्चों को वहाँ बताता हूँ कि ऐसे नहीं, ऐसे करो तो ये और बढ़िया होगा। हुँ, हुँ, तो इस तरह से मेरा प्रयास रहता है कि चलो मैंने तो अपनी ज़िंदगी में जो अचीव किया वो किया, हुँ, लेकिन मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, वो मुझसे भी आगे जाएँ। ये मेरा प्रयास रहता है। तो हुँ, मैं हमेशा जहाँ भी मौका मिलता है, उनको गाइड करता हूँ और ज़िंदगी के बारे में जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, जी, वो मैं उनसे शेयर करता रहता हूँ कि बेटा ऐसा है कि आने वाले हालात इतने अच्छे नहीं हैं, हुँ, बेरोज़गारी है, बिल्कुल, तो आपने जो भी पढ़ाई करनी है अभी, हुँ, हुँ, वो अपनी अंडरस्टैंडिंग से करिए जी, और स्किल बेस्ड आपकी स्टडी होनी चाहिए। हुँ, क्योंकि आज की डेट में आपको पता है कि डिग्रीज़ आपके पास चाहे जितनी मर्ज़ी हो, बिल्कुल, लेकिन वहाँ तो ये पूछा जाता है कि आपको आता क्या है? जी, किसी भी स्किल्स कंपनी मैटर्स में, करते हाँ हैं जी, बहुत, किसी जी, भी कंपनी में आप जाएँ, हुँ, तो वो यही पूछते हैं कि आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं? बिल्कुल, तो इस तरह का दौर चल रहा है, तो मेरा तो यही मैसेज रहेगा बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए कि बखूबी मेहनत करें और अपने स्किल्स पर ज़्यादा ध्यान दें और जो भी पढ़ें, अंडरस्टैंडिंग से पढ़ें, जी, ताकि कल को वो कुछ कर पाएँ, देश के लिए कर पाएँ, जी, अपने समाज के लिए कर पाएँ और जी। खुद के लिए कर पाएँ। तो सर बहुत-बहुत धन्यवाद हमसे इन सब बातों पे चर्चा करने के लिए और अपना जीवन हमारे साथ साझा करने के लिए। धन्यवाद ऋतु जी। तो ये थे हमारे साथ राजीव जी जिन्होंने अपने मुखवाणी से खुद बताया है कि वो किस तरह से अध्यापन करते हैं और उसके साथ-साथ अपने सपनों को भी साथ लेके चलते हैं। बाकी की तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए अनंत ज्ञान के साथ।